अब इसका एजेंडा तय हो चुका है क्योंकि सीएम योगी के बयान से लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा बदलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कर दें क्योंकि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रही हैं। ज्ञानव्यापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर अपने वजूद का पता बता रखी हैं। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल अपनी कहानी बयान कर रहा है। खंभों और स्तंभों पर हिंदुत्व का प्रतीक चिन्ह गवाही दे रहा है और बता रहा है कि ज्ञानव्यापी में भूल हुई, वो भी ऐतिहासिक। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। पहले निचली अदालत, फिर सर्वोच्च अदालत, फिर उच्च अदालत में लड़ाई चल रही है उस परिसर के लिए जहां मंदिर और मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो पक्ष आमने सामने हैं और बात उस सच्चाई का पता लगाने की हो रही है जिससे ज्ञानव्यापी के इतिहास का बोध हो सके, जिससे पता लग सके जहां अभी मस्जिद का दावा किया जा रहा है वो मंदिर है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आता है और महासंग्राम छिड़ जाता है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानव्यापी बोल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। सीएम योगी ने चंद शब्दों में सब कुछ कह दिया। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, सर्वे पर फैसला आना बाकी है। लेकिन सीएम की बातों का निचोड़ ये है कि जहां अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहां पहले मंदिर था। जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है। तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा? तो मैं आप इसको फिर से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, समझौते की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है। और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। तो उस स्थान की प्रकृति क्या है? वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्थान की प्रकृति का विषय है। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। इसीलिए हमको अपने केस की सत्यता पे भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर एक बार फिर से मामला तूल पकड़ चुका है क्योंकि इस मुद्दे पर अब तक बीजेपी के एक भी नेता साफ शब्दों में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीएम योगी का बयान सामने आता है वो लाइन भी तय हो गई जो 2024 के पटल पर अटल हो जाएगा। अगर सीएम योगी के बयान के मायने समझें तो ज्ञानव्यापी पर कहा कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद बोलेंगे तो विवाद होगा। राष्ट्रवाद पर कहा राष्ट्र सर्वोपरि, मत और मजहब नहीं। वंदे मातरम पर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। यानी कि सीएम योगी का एक एक बयान उस तस्वीर को साफ कर रहा है जो 2024 में दिखने वाली है। क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने 24 की दिशा और दशा तय कर दी है। लेकिन जब सीएम योगी ने ज्ञानव्यापी पर खुलकर बात कही तो तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। जहां 350 साल से नमाज हो रही हो
रेगुलर नमाज हो रही है, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था, सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे? अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? अयोध्या के बाद काशी बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें ज्ञान व्यापी के मुद्दे को अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होगी, लेकिन उससे पहले इस विवाद पर संग्राम छिड़ गया है। अब मनोज तिवारी ने यहां का कह दिया कि 1991 वर्शिप एक्ट को हटाना भी पड़े तो हटा देंगे। वहीं विपक्षी दल इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? काशी ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी के बयान से सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता ज्ञानवापी विवाद पर अब खुलकर बोलने लगे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ज्ञानवापी विवाद पर बोलते हुए कहा कि अगर इस लड़ाई में 1991 का वर्शिप एक्ट आड़े आएगा तो उसे भी हटा देंगे, जबकि बीजेपी सांसद निरहुआ का कहना है कि यही समय है, सही समय है। कि जिस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में मंदिरों को ध्वस्त किया, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए, या जहां भी किसी धर्मालय को चोट पहुंचाई गई, वहां के लोग अगर उसका आवाज़ उठाते हैं तो उसको सुनना चाहिए। अगर 1991 में कोई ऐसा एक सुधार कर दिया गया संविधान का कि नहीं जी, अब चाहे जिसने कब्जा कर लिया अब उसको आप दोबारा न्याय के लिए नहीं ले जा सकते, अगर कोई ऐसा कानून है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। ये हमारा मत है। समय आने पे मैं सदन में भी इस बात को रखूंगा। मुझे लगता है यही समय है, सही समय है, क्योंकि हमारे केंद्र में भी और हमारे प्रदेश में भी जो सरकार है वो निश्चित रूप से नए भारत का नव निर्माण करने में लगी हुई है। और जैसे आपने देखा कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ, वो भी नए भारत के नए निर्माण का एक हिस्सा है, वैसे ही ये जो फैसला आया है ज्ञानवापी पे, और जो पूजनीय महाराज जी ने कहा है, निश्चित रूप से यहाँ भी जैसे फैसला आएगा यहाँ भी निर्माण होगा, और यही समय है, सही समय है। वहीं सीएम योगी के बयान के बाद धर्म पर विवादित बयान देने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है और अगर ये मस्जिद नहीं होता तो ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। जिसके बाद यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामी को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया। जो लोग उसको इतर जाकर के मस्जिद में मंदिर खोजने का दुस्साहस कर रहे हैं, वही लोग इस विवाद को हवा दे रहे हैं, विवाद को आगे बढ़ने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रथा के पर चलते हुए कल मंदिरों में लोग बौद्ध मठ खोलना शुरू कर देंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं तब से तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके चर्चा में आने के लिए केवल काम करते हैं, क्योंकि उनकी कोई न समाजवादी पार्टी में पूछ है न कोई राजनीति में पूछ है। हमारे भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हराया। वहीं योगी के बयान पर एआईएमआईएम के मुखिया ने भी पलटवार किया। ओवैसी का कहना है कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद वो मुस्लिम समुदाय पर दबाव बना रहे हैं। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना छोड़ दें, क्योंकि मंदिर तोड़ने की ऐतिहासिक गलती हुई है। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर सबूत दे रही हैं। अगर उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम समुदाय आगे आकर विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात करते हैं रोहिंग्याओं की। कुछ दिन पहले यूपी के कई जिलों में एटीएस ने ऑपरेशन रोहिंग्या चलाया था। आपको याद होगा तब भारी संख्या में रोहिंग्या पकड़े गए थे। मेरठ में भी ये छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। अब खबर यह है कि एक ऐसा रोहिंग्या परिवार फरार है जिसे आज एटीएस के सामने लखनऊ में पेश होना था। पूरी कहानी क्या है पहले वो आप समझिए। एटीएस का ऑपरेशन, घुसपैठियों में टेंशन। पेशी से पहले रोहिंग्या फैमिली रफू चक्कर। मेरठ के अलीपुरा गांव से फरार रोहिंग्या के परिवार को खोजने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस इलाके में घर घर जाकर रोहिंग्या परिवारों की तलाश कर रही है, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है। एटीएस ने उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के बाद मेरठ से एक रोहिंग्या परिवार अचानक गायब हो गया है, जिसको लेकर इन दिनों मेरठ पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ पुलिस जगह जगह जाकर इस परिवार के सदस्यों की खोज कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले एटीएस ने इसी परिवार से पूछताछ की थी। जरूरी कागजात न दिखाए जाने पर मेरठ पुलिस को ताकीद किया गया था कि इस परिवार पर निगाह बनाए रखें, लेकिन अचानक ये परिवार गायब हो गया। दरअसल रोहिंग्या परिवार की आज 31 जुलाई को लखनऊ एटीएस मुख्यालय में पेशी होनी है, इसलिए परिवार का वहां जाना जरूरी है। लेकिन एटीएस में पेशी से पहले ही रोहिंग्या परिवार का गायब होना हर किसी को चौंका दे रहा है। किराएदार चले गए यहाँ से। कौन था किराए पे? आपके कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के थे। बर्मा के। नाम क्या था उनका? नाम नहीं जानता मैं उनका। कब से रहते थे आपके यहाँ पे? 1 महीना हुआ। क्या करते थे यहाँ पे? काम क्या करते थे? फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। सुबह को पता चला, रात को वे चले गए। आपको बता दें कि मेरठ में एटीएस मेरठ मुरादाबाद की टीम ने 24 जुलाई को अलीपुरा में गांव में छापा मारा था। यहां पर म्यांमार के मोंडू जिला निवासी मूसा कलीम के परिवार के 10 सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। इसमें 6 ने यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी कार्ड दिखा दिया था, जबकि 4 सदस्यों पर कार्ड नहीं था। उन्हें एटीएस ने 31 जुलाई तक कार्ड दिखाने का वक्त दिया, लेकिन 26 जुलाई से ये पूरा परिवार घर पर ताला डालकर फरार है, जबकि ये परिवार पिछले 12 साल से किराए पर मेरठ में रह रहा था। आज एटीएस मुख्यालय में इन लोगों को अपने कागजात प्रस्तुत करने थे, लेकिन उसके पहले ही ये परिवार यहाँ से गायब हो गया। ये परिवार कहाँ है ये अब मेरठ पुलिस को भी नहीं पता है। अब तक ये परिवार यहाँ मीट फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था, जगह जगह रहकर अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन क्या इनके मंसूबे थे, इस पर एटीएस काम कर रही थी और मेरठ पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। फिलहाल रोहिंग्या परिवार की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर ये परिवार एटीएस में पेशी के लिए नहीं आया तो कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एटीएस ने पूरे प्रदेश में, देश में गैर कानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्या की तलाश में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 76 रोहिंग्या अलग अलग जिलों में पकड़े गए थे। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी बीच बाराबंकी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ सामने आया है। यहां एक पति ने आरोप लगाए हैं कि लेखपाल बनने के बाद पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। बाराबंकी में भी ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक लेखपाल बनते ही पत्नी ने तेवर बदले और पति से तलाक मांगा। पति का आरोप है कि लेखपाल की नौकरी हासिल करने के बाद पत्नी ने उससे सभी संबंध खत्म कर लिए, जिसके बाद से पत्नी ने पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक का केस दाखिल कर दिया। हालांकि जज ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी के आरोपों को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। पीड़ित पति अभी भी पत्नी से साथ रहने के लिए मिन्नतें करने लगा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वापस आने के लिए तैयार नहीं है। 6-7 मंथ बीते तो फिर गए कि हाल चाल ले आए, तो पहुँचे वहाँ तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वहाँ से हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। ये सब बताएं कि हमको शराब पीते हैं, मारते पीते, यही सब बोले यहाँ। दरअसल ये पूरा मामला बाराबंकी के गल्लामऊ गांव का है।
यहाँ के रहने वाले अमरीश कुमार की शादी 20 फरवरी 2009 को याकुतगंज गांव की रहने वाली दीपिका के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। पति के मुताबिक पढ़ने में रुचि को देखते हुए उससे एमए और बीएड कराया। इसके बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में दाखिला कराया। पति अमरीश दीपिका को कोचिंग लाने और ले जाने के साथ ही अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता रहा। अमरीश के अनुसार इस कारण उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इससे निपटने के लिए उसे अपना खेत भी बेचना पड़ा। 2018 में पत्नी दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।